29 दिन हो चुके हैं और देश के किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है कृषि कानून के खिलाफ। हालांकि आज कृषि कानून के पक्ष में भी किसानों का एक गुट नजर आया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सड़कों पर नजर आया विरोध प्रदर्शन करते हुए, और सत्ता पक्ष ने सीधे चुनौती दी विपक्ष को खुली बहस के लिए। समाधान गुल, सियासत फुल। हल्की सर्दी में शुरू हुआ किसान आंदोलन हाड़ कपाने वाली सर्दी में भी बदस्तूर जारी है। दिल्ली में पारा तेजी से लुढ़कता जा रहा है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर सियासत में उबाल है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच खींचतान जारी है। इस बीच कांग्रेस ने 2 मोर्चों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो उन्हें हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। वहीं राहुल गांधी ने कृषि कानून के खिलाफ 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा। क्या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए, यही तो सोल्यूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। कांग्रेस किसान बिल के खिलाफ हल्ला बोल रही है तो मोदी सरकार के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को ही खुली बहस की चुनौती दे दी है कि चलो आइए चर्चा करते। मैं सिद्ध करूंगा कि कांग्रेस ने किसान का हित को हमेशा कैसे अनदेखी किया, और ये भी साथ रखूंगा कि मोदी ने किसान का कल्याण कैसे किया। किसान आंदोलन पर दूसरे सियासतदान भी पूरी सक्रियता दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन का 48 घंटे में समाधान निकालने का दावा करने वाले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अब बैकफुट पर हैं। मैंने खत्म होने की बात नहीं की थी, मैंने कहा था चर्चा का दौर शुरू होगा। केंद्र ने भी उसके ऊपर लिखित में उनकी मांगों का जवाब दिया। 2-3 दिन पहले भी केंद्र ने वार्ता के लिए उनको बुलाने का काम किया है। अगर वार्ता नहीं होगी तो किसी तरह की कंक्लूजन इस पूरे मूवमेंट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। कृषि कानून को लेकर किसानों ने मोर्चा खोल रखा है। गाजियाबाद में किसानों ने खून से चिट्ठी लिखी और काले कानून को वापस लेने की मांग की। जो हालात हैं उससे यही लगता है कि किसानों की लड़ाई लंबी चलने वाली है, और इस लड़ाई की हर खबर न्यूज नेशन के संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार आपको दे रहे हैं। किसान आंदोलन के अलग अलग रंग हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन हम आज आपको ऐसे खिलाड़ी से मिलवाएंगे जो 7 फुट 3 इंच का है और भारत का ऐसा पहला भारतीय जो है जो NBA में यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में हिस्सा लेने वाला पहला भारतीय बना। इस वक्त यहाँ रोटियां पका रहे हैं क्योंकि ये किसानों के लंगर की सेवा है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार किसानों से लगातार बात कर रही है, समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। सरकार का दावा है कि किसान कानून नए भारत का निर्माण करेगा, वहीं किसानों की अपनी दलील है। टीम न्यूज नेशन। अब बात उपहार के नाम पर बंदरबाट की। देश भर में सहकारी बैंक की माली हालत पर लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन राजस्थान में सहकारी बैंक में गिफ्ट के नाम पर चांदी के सिक्के बांटे गए। दरअसल जयपुर में राजस्थान की सहकारी बैंक की साधारण सभा में बैठक बुलाई गई थी और इसमें अपने ही पदाधिकारियों को 250-250 ग्राम के चांदी के सिक्के उपहार के तौर पर बांटे गए। उपहार लेने वालों में 7 जिला कलेक्टर भी शामिल हैं। इससे किसान संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। किसानों का आरोप है कि एक तरफ सरकार 5 लाख किसानों को डिफॉल्टर बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अफसर आपस में ही चांदी कूट रहे हैं। सारा किसान को गुमराह करने के लिए सारा नाटक चला रहे हैं। ये जो चांदी के सिक्के और जो चांदी के मेडल की जहाँ तक बात है, असल देश का अन्नदाता तो सड़कों के ऊपर पड़ा हुआ है। छोटा और मंझला किसान यहाँ पिछले 20-25 दिनों से सड़क पे है। अगर ये किसान को दिया होता तो किसान अपना घर छोड़ के क्यों इस सर्दी के अंदर अपने परिवार के साथ यहाँ इस रोड के ऊपर बैठा होता। किसान है वो ठीक तरीके से सरकार के गणित को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े वायदे संपूर्ण कर्जा माफी के किए, लेकिन सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को जो ऋण दिया जाता था, परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी इसी तर्ज पर 30 लाख किसानों को लगभग 8,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। इन्होंने भी ये दावा किया है कि 7,000 करोड़ का कर्जा हम लोगों ने माफ किया, लेकिन आज भी जो डिफॉल्टर सूची के किसान हैं
वो आज भी इनकी नजर में डिफॉल्टर है। एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारों को पाकिस्तानी कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। इस रिहाई के पीछे आईएसआई की साजिश बताई जा रही है। आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारों की रिहाई का आदेश। डेनियल पर्ल द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो के प्रमुख थे और साल 2002 में पाकिस्तान में आतंकियों ने उनका अपहरण कर सिर कलम कर दिया था। जिन आतंकियों को रिहा किया गया उसमें उमर शेख भी शामिल है। उमर शेख वही हत्यारा है जिसे 1999 में कंधार में एयर इंडिया विमान को छोड़े जाने के बदले में रिहा किया गया था। उमर शेख को छोड़े जाने का फैसला आईएसआई की चाल मानी जा रही है। पाकिस्तानी कोर्ट के फैसले को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। उमर शेख सईद कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। 1994 में उमर शेख 4 विदेशी पर्यटकों के अपहरण में शामिल था। उसे सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि आईएसआई उमर शेख सईद के जरिए कश्मीर में दहशत की साजिशें कर रही है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं इमरान खान और बाजवा की, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि पाकिस्तानी आवाम के साथ साथ जो पूरा विपक्ष है पाकिस्तान का, वो इन दोनों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहा है। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि ये दोनों पाकिस्तान के इस बड़े मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। अब मुश्किल में है इमरान। क्या चल रहा है टेरर प्लान? इमरान खान सबसे मुश्किल चुनौती से जूझ रहे हैं। विपक्ष ने इमरान बाजवा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान की हालत ने इमरान और बाजवा की जोड़ी को बैकफुट पर ला दिया है। पाकिस्तान के हालात पेचीदा है और भारत उस पर नजर गड़ाए हुए है। ये आशंका जताई जा रही है कि इमरान और बाजवा खुद को बचाने के लिए कहीं भारत में किसी बड़े आतंकी प्लान को अंजाम तक न पहुंचा। जानकारों के मुताबिक इसके जरिए बाजवा और इमरान जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। सेना एक ही काम जानती है, वो शक्ति प्रदर्शन, और हर मुल्क में यही होता है। वो हर मसले को, ये जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सैन्य तरीके से हल करने की कोशिश करती है। और पाकिस्तान की सेना को तो इसमें बहुत महारत है। सदियों से वो पॉपुलर मूवमेंट को दबाती रही है, डेमोक्रेसी के खिलाफ रही है। 23 दिसंबर को मर्दान में विपक्ष की रैली हो चुकी है। अब 27 दिसंबर की तैयारी है। 31 जनवरी को विपक्ष के इस्लामाबाद का घेराव करने की योजना है। विपक्ष के इस अभियान को कुचलने के लिए इमरान खान ने एक तरफ लॉकडाउन का सहारा लेना शुरू कर दिया है, वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद बाहरी खतरों का डर दिखा रहे हैं। विपक्षी एकजुटता के आगे इमरान खान के हाथ पांव कांपने लगे हैं। वहीं बाजवा को भी आवाम के आक्रोश का डर सताने लगा है। लेकिन भारतीय एजेंसियों को चिंता इस बात की है कि कहीं अपने आवाम का ध्यान भटकाने के लिए इमरान और बाजवा की जोड़ी भारत के साथ आतंक का खेल न खेलने लगे। लिहाजा एजेंसियां भी चौकन्ना हैं। मिडुसरा के साउथ के साथ मौजवेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब बात करते हैं यूपी की सियासत की। यूपी में पूर्वांचल की लड़ाई तेज हो चुकी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम सब पूर्वांचल में अपनी साख को मजबूत बनाने में जुटे हैं। सीएम योगी ने पूर्वांचल के विकास के लिए 3 दिन तक गोरखपुर में डेरा डाला, तो अब अखिलेश यादव आजमगढ़ में कैंप करने जा रहे हैं। वहीं लखनऊ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात ने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है, खासकर पूर्वांचल में, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल से ही आते हैं और उनकी पार्टी का पूर्वांचल में कई जिलों में असर भी है। ओवैसी और राजभर की मुलाकात ने यूपी में एक नए मोर्चे को शक्ल दे दी है। यूपी की सियासत में हमेशा की तरह इस बार भी पूर्वांचल काफी खास रहने वाला है, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है कि जैसे दिल्ली का रास्ता यूपी की रपटीली गलियों से होकर जाता है, वैसे लखनऊ का सफर पूर्वांचल के सियासी हाईवे से गुजरता है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 164 विधानसभा सीटें पूर्वांचल से आती हैं। कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोगों में राजनीतिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और इसीलिए वहाँ से कई बार हमने देखा है कि कोई प्रतिनिधि रिपीट नहीं होते और हर बार कोई नया चेहरा सामने आता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से ही आते हैं और उन्होंने पूर्वांचल के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। बीजेपी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के 164 सीटों में से 115 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को साल 2012 के चुनाव में 102 सीटें मिली थी।
ऐसे में दोनों पार्टियां जोर शोर से पूर्वांचल के वोटर्स को लुभाने में जुट गई। हमारी पार्टी बूथ से लेकर केंद्र तक बहुत तेजी के साथ हर कार्यकर्ता को साथ लेकर के जनता के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसको योगी जी नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे विकास की राजनीति चलती है। ये क्षेत्रीय राजनीति कराना चाहते हो आपकी, ये मध्यांचल है, ये पूर्वांचल है, ये बुंदेलखंड है, ये मध्य। यूपी के चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है। सभी पार्टियां अपने समीकरण फिट करने में जुट गई हैं, क्योंकि विकास की गंगा से कोसों दूर पूर्वांचल का जातीय समीकरण साधना भी बेहद अहम होगा। योगी आदित्यनाथ 3 दिन तक पूर्वांचल के विकास की बात करते रहे, तो अब अखिलेश यादव भी आजमगढ़ का रुख कर रहे हैं, वहां कैंप बनाने जा रहे हैं। छोटे छोटे दलों की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल उनके लिए काफ़ी उपजाऊ भी दिखता है और मौका भी देता हुआ दिखता है। शायद इसीलिए अब पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का नया सियासी गढ़ बनता दिख रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। तो उत्तर प्रदेश से रतीश त्रिवेदी की इस रिपोर्ट के बाद अब आपको पटना से रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट शराबबंदी से जुड़ी है जो बिहार में लागू है, और शराबबंदी को लागू करने की जिम्मेदारी है बिहार की पुलिस पर। लेकिन अफसोस की बात यह कि बिहार की पुलिस खुद सवालों के कटघरे में है। शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होगा। बिहार पुलिस शपथ ले रही है, शराबबंदी को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का प्रण ले रही है। लागू करने के लिए लेकिन बिहार पुलिस की यह शपथ झूठ, हकीकत, तमाचे से कम नहीं। ये ड्राई स्टेट बिहार की तस्वीर है, जहां 1-2 कैरेट दारू नहीं बल्कि पूरा का पूरा ट्रक पकड़ा गया है। ये 4 साल पहले सुशासन बाबू के फैसले पर पलीता लगाती वीडियो है, जहां बिहार को शराबबंदी वाला स्टेट घोषित किया गया था। ये पूर्णिया जिले की तस्वीर है। जमीन पर लौट रहे इन महाशय के बारे में दावा है कि ये पुलिस वाले, और आरोप है कि ये शराब पीकर लोगों को परेशान कर रहे थे। लेकिन डीजीपी साहब तो पुलिस को शपथ दिलाकर शराबबंदी पर नकेल लगाने की कोशिश में जुटे। कानूनी दृष्टिकोण से अनुपालन करवाना है, वो हमारा एक बहुत ही टॉप प्रायोरिटी का आइटम है। बिहार में अवैध शराब की तस्करी जिस रफ्तार से हो रही है, उसी रफ्तार से पुलिस कार्रवाई की कोशिश भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसी पुलिस पर उठ रहा है। बिहार में शराब का कारोबार उनकी इजाजत के बिना भला कैसे फल फूल रहा है? बिहार में शराब बिक रहा है तो इसमें पुलिस कर्मियों के ही सहयोग से बिक रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी एक आदेश दे दें और पुलिसकर्मी स्ट्रिक्ट हो जाए तो शराबबंदी कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा बिहार में। विपक्ष को तब और भी मौका मिल जाता है जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में शराबबंदी के बावजूद नशा सेवन में बिहार के लोगों का प्रतिशत महाराष्ट्र के लोगों के मुकाबले ज्यादा हो। बिहार में शराब ज्यादा पिए जा रहे हैं महाराष्ट्र से, ड्राई होने के बावजूद भी। तो संलिप्तता के बगैर बड़े व्यापार धंधे हो नहीं सकते शराब के। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े कुछ कहें, बिहार में पुलिस या रेड में शराब की खेप मिले, लेकिन जेडीयू तो बिहार में शराबबंदी को ऐतिहासिक फैसला बता रही है। भाई शराबबंदी सामाजिक जकड़न पर प्रहार है, महिला अपराध में कमी आई है, समाज के गरीब तबके का उन्नयन हुआ है। फैसले को ऐतिहासिक मान भी लिया जाए, लेकिन इसे लागू करने वाली पुलिस खुद कटघरे में है। वैसे बिहार पुलिस दावा करती है कि सूबे में 8 लाख लीटर शराब चूहे पी जाते हैं। जाहिर है बिहार पुलिस की साख का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है। बिहार सरकार के शराबबंदी के तमाम दावे, मगर इन दावों के बीच सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती सरकार के अपने तंत्र। नीतीश कुमार के तमाम प्रयास के बावजूद भी शराब पर रोक नहीं लग पाना और पुलिस का इस पूरे कारोबार में बार बार संलिप्त पाया जाना बिहार के मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस बड़े मुहिम को कामयाब कैसे किया जाए, और इस साल के आंकड़े एक बार फिर परेशान कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जो इन दिनों सर्दी के अलावा प्रदूषण की मार भी झेल रही है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। देश की राजधानी इन दिनों ठंड की ठिठुरन से परेशान है। दिल्ली की हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल। राजधानी दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी लेवल 500 मीटर के आसपास बना हुआ है।
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ठिठुरन की बात करें, जहां रात का तापमान 4 डिग्री के आसपास चला जाता है, वहीं दिन का तापमान भी इस वक्त 6, 7, 8 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली वाले सिर्फ ठंड ही नहीं बल्कि बढ़ते प्रदूषण से भी परेशान हैं। दिल्ली में बिना पराली जलाए प्रदूषण का स्तर 450 पर पहुंच गया। हालात बताते हैं कि 450 AQI लेवल पहुंच गया है। अंदाजा लगाइए कि कितनी खतरनाक स्थिति में दिल्ली वाले जीने पर मजबूर हैं। ये देखिए, जहां भी आप नज़र दौड़ाएंगे ये पूरी तरीके से लाल नज़र आ रहा है, यानी आपकी स्थिति जो अभी प्रदूषण की स्थिति है वो बेहद खराब हो चुकी है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि लखनऊ भी सर्दी की मार झेल रहा है। लखनऊ का AQI लेवल 263 तक पहुंच गया है। पूरे उत्तर भारत के साथ लखनऊ में भी ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। पारा नीचे जाने की वजह से सामान्य जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। जो प्रदूषण का स्तर है यानी कि लखनऊ का जो AQI लेवल है वो 263 के आसपास है। फिलहाल उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप जारी रहने की आशंका है। टीम न्यूज़ नेशन। ये खबर मुंबई से है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक ने ऐसा रोबोट बनाया है जो देश की 9 और 38 विदेशी भाषा में बात करने में सक्षम है। ये रोबोट कमाल का है। इसका नाम शालू है। ये रोबोट 47 भाषा में बात कर सकता है। शालू कितना तेज तर्रार है इसकी परख के लिए न्यूज़ नेशन ने उससे बात की। शालू जी, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? देखा आपने, रोबोट शालू ने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम बखूबी बताया। साथ ही उसने न्यूज़ नेशन के बारे में भी अपनी राय जाहिर की। न्यूज़ नेशन क्या है? न्यूज़ नेशन भारत का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल है। ये न्यूज़ नेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है। इस ह्यूमनॉइड को तैयार किया है शहर के केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक दिनेश पटेल ने। खास बात यह है कि लोकल मार्केट से खरीदे गए सामान से ही से बनाया गया है। ऐसा ही चीज काश हमारे देश में बन पाता। क्या हम ऐसा नहीं बना सकते? फिर मुझे लगा नहीं, बनाना चाहिए, हमको कुछ सोचना चाहिए। फिर मैंने कुछ काफ़ी रिसर्च किए, सामान ढूंढे, पर ऐसा हुआ नहीं। हमारे इंडिया में मुझे मिल नहीं पाया सामान। फिर मैंने लोकल मार्केट से ही सामान परचेज करके बनाने का प्लान किया और फिर वही लोकल मार्केट से लोहा और स्टील और एल्युमिनियम वगैरह खरीदे और फिर उनसे घर में ही इसको बनाने की कोशिश की। सारी कोडिंग मैंने खुद की और फिर ये आपके सामने है। अभी तो ये रोबोट प्रोटोटाइप के रूप में है, पर आगे चलकर और भी विकसित होने के बाद शालू रोबोट क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। हांगकांग की एक कंपनी ने सोफिया नाम का विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया था। इससे सऊदी अरब ने अपने देश की नागरिकता भी दी है। भारत भी इस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी ला सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।